नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एक बार फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो कृपया वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। टॉपिक है आज प्रेशर, डेंसिटी एंड काइनेटिक थ्योरी। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। ये टॉपिक मतलब इस टॉपिक पे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हम आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को समझाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बताएंगे, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमें कमेंट करके पूछिए, हम उनमें आपको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। प्रेशर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो होता है एक फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो प्रेशर मतलब दाब किसे कहते हैं कि एक यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स को हम दाब कहते हैं। ठीक, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ 2018 में, कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है, ऐसे समझिए आप, उससे प्रेशर का P इक्वल टू एफ पर यूनिट एरिया। ठीक है, इससे आप समझिए। तो P जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। P इक्वल टू 1/A। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इसके हिसाब से हम समझते हैं कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा। ऑप्शन ए है बदलता रहेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी अधिक होगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर कि वो जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो बढ़ेगा, अधिक होगा। किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल को प्रेशर कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब की इकाई जो होती है, प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को किससे नापा जाता है? ठीक है, दबाव को किससे नापा जाता है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर्मूला है, वही बताएंगे हम। ऑप्शन ए है द्रव्यमान एवं घनत्व, किए गए कार्य, बल एवं क्षेत्रफल, और बल एवं दूरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज बल एवं क्षेत्रफल। तो बल पर यूनिट एरिया मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहेंगे दबाव, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को परिभाषित किया जाता है, किसके बेस पे परिभाषित किया जाएगा, कैसे परिभाषित करेंगे? ऑप्शन ए है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, भार प्रति इकाई का आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रणोद मतलब थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मतलब वर्टिकली लगता है। ठीक है, वर्टिकल लगता है। और दबाव भी होता है कि जो वर्टिकल फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगता है उसको कहेंगे हम दबाव यानी प्रेशर। ठीक है, तो आंसर डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होते हैं न्यूटन पर प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब जो है एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई मात्रक जो है वो पास्कल होता है। और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में आप हमें देखें, और उसमें आपको बेहतर ढंग से समझा देंगे हम कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी के लिए बस इतना समझिए कि जिसमें डायरेक्शंस नहीं होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? ठीक है, कि जैसे ही तरल पदार्थ की मुक्त सतह से
ठीक है, जहाँ से तरल पदार्थ छोड़ा जा रहा है और उसकी गहराई में जा रहा है वो, तो गहराई अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि दबाव क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है HdG। मतलब एच क्या होती है? गहराई। और डी होती है डेंसिटी। और जी होता है गुरुत्व, है ना। इसको भी पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब ऑप्शन ए है शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी है कम हो जाता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब गहराई बढ़ेगी तो मतलब हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। डायरेक्टली अगर घनत्व भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है, तब भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो भी प्रेशर जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि छत पर रखी पानी की टंकी के पानी का दाब निचले तल पर अधिक होता है। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पानी का जैसे उसमें था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जैसे वो पानी की जो टंकी होती है उसमें रखा जाता है, उसमें प्रेशर जो होता है वो निचले तल पे होता है। प्रेशर निचले तल पे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो होता है क्योंकि उसमें ऊपर से हाइट हाइट की जितनी गहराई पे होगा वो, तो इस वजह से प्रेशर होता है। और अगर प्रेशर वहाँ पे नहीं होगा तो हमें नीचे जो हम टैप खोलते हैं पानी का, तो हमें प्रेशर से पानी आता है ना। उससे समझ सकते हैं हम कि जैसे ही पानी गहराई में आता है, नीचे फ्रीली मूव करता है, तो नीचे प्रेशर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही एक तरल पदार्थ उससे मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव। अब जैसे एक तो हमने बताया कि गहराई गहराई बढ़ जाती है, तब हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, और इसमें गहराई अगर कम होगी तो तरल पदार्थ का प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। किस चीज़ में तो वृद्धि करेंगे तो ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आ जाएगी। तो जब हम एरिया में कमी करेंगे, मतलब एरिया में हम वृद्धि करेंगे तो दबाव में कमी आ जाएगी। क्यों? कि एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो फोर्स हमेशा प्रेशर का फार्मूला याद रखिए एक, कि पी इक्वल टू एफ पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये आप फार्मूला याद रखेंगे तो आगे काम आएगा, यही पूरा प्रेशर आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। टॉपिक समझ में आ रहा होगा, कोशिश करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? थ्रस्ट पर प्रति इकाई क्षेत्रफल हो गया। थ्रस्ट क्या होता है? एक फोर्स होता है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, उसको थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। थ्रस्ट पर यूनिट इकाई क्षेत्रफल, पर यूनिट एरिया जो है उसे कहेंगे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर यानी दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें देखिए फार्मूला दिया गया है, तो इसमें हम अंडरलाइन करते हैं, और इस फार्मूले को आप याद रखिए, ठीक है। अगर इस ये फार्मूला याद है तो प्रेशर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब किसे कहते हैं? वही सेम कि क्या होता है, मतलब दाब को वैसा करना है, डिफाइन करना है। तो यदि इसमें कहता है ऑप्शन ए है उच्छेप इंटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपॉन उच्छेप, और क्षेत्रफल प्लस उच्छेप, और उच्छेप पर यूनिट क्षेत्रफल, ठीक है। यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन है डी, उच्छेद पर यूनिट क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव, ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, और ऊंचाई पर उड़ रहा है विमान, विमान जो हवाई जहाज़ होते हैं वो ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, और विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है बाहर के समान, ऑप्शन बी है बाहर से कम, ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक, ऑप्शन डी है
समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है। रॉकेट के भीतर एक कक्षा में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, वो जो गैस जब ईंधन जलता है ना, तो उसमें जब जो गैस रिलीज होती है वो हाईली प्रेशर की होती है। ठीक है, इसलिए वो जो है बाहर की तुलना में उसका प्रेशर अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? दाब को परिभाषित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है भार प्रति एकक घनफल, प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, घनत्व प्रति एकक क्षेत्रफल घनफल और द्रव्यमान प्रति एकक घनफल। फोर्स का फार्मूला हमें याद है कि प्रेशर का फार्मूला याद है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। चूँकि फोर्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन से लगता है तो उसको कहते हैं थ्रस्ट या अप थ्रस्ट। ठीक है, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया अगर होगा तो वो कहलाया जाएगा प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए। प्रेशर को हमने क्लियर किया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर होता है तो वो आप हमसे बेझिझक आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आरआरबी एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अब तो जैसे एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कोशिश करते हैं हम भी कि जैसे फ़िज़िक्स हो रही है अभी जैसे फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं उसके साथ ही हम केमिस्ट्री भी लाएंगे, फिर बायोलॉजी भी लाएंगे। ठीक है, और अब हम जो है थोड़े बड़े वो वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में पूरा सार आपको मिलेगा एक टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें। ठीक है, अब पढ़ते हैं डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो घनत्व को क्या कहते हैं? हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक, और मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका फार्मूला होता है कि घनत्व को हम कैसे नापते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान पर यूनिट आयतन। तो घनत्व का SI मात्रक होता है kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, किसी वस्तु का घनत्व यह निर्धारित करता है कि वह वस्तु किस प्रकार के माध्यम में तैरती है या डूबती है। उदाहरण के लिए पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम है तो वह पानी पे तैरती रहेगी, और यदि अधिक है तो वह पानी में डूब जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, कि पानी का घनत्व क्या है। अभी हमने बताया कि पानी का घनत्व जो होता है 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और जल की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है H2O। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर जो सर्वाधिक पाया जाता है वो होता है पानी। ठीक है, जो इस ग्रह की सतह के लगभग 70% का गठन करता है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह जो है 70% जो है 70% वो पानी से घिरी हुई है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से 78% होती है। जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी उसमें 55 से 78% जो है वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी का घनत्व लवण पानी के घनत्व कितना होगा? उसका जो है बराबर से पूछा गया है कि किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा। लवण युक्त मतलब जिसमें मिश्रित होता है कुछ भी, मतलब जो लवणीय होता है, इसमें खनिज लवण जो होते हैं, है ना, उससे वो पानी है। और एक शुद्ध पानी है जिसको कहेंगे आशुद्ध जल। ठीक है, इसमें क्या होगा, किसका घनत्व ज़्यादा होगा? तो घनत्व जो है शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कारणों में से किस कारण बादल आकाश में तैरते हैं? देखो, बादल जो है ना वो आकाश में तैरते हुए दिखते हैं। हम लोग ज़मीन पे रहते हैं और ऊपर देखते हैं तो हमें बादल चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्या कारण है कि बादल जो है वो आकाश में तैरते रहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए निम्न तापमान, ऑप्शन बी निम्न गति, ऑप्शन सी निम्न दाब, ऑप्शन डी निम्न घनत्व। देखो, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो पानी पे तैरेगा, अभी हमने बताया था। और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर कि बादलों के आकाश में तैरने का कारण उनका निम्न घनत्व है। उनका घनत्व जो होता है, डेंसिटी होती है, वो कम होती है, और कम डेंसिटी होने के कारण बादलों का भार वायु में कम रहता है और वे तैरते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ़ पानी पर तैरती है, इसका क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। ठीक है, पानी, ऑप्शन ए पानी से अधिक होता है, ऑप्शन बी पानी से कम होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी जो है पानी के समान रहता है। आरआरबी एएलपी मतलब टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ है। तो इसमें बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, तभी वो तैरती रहती है। ठीक है, बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है। ठीक है, 9% कम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पदार्थ के घनत्व को कैसे परिभाषित करेंगे? पदार्थ का घनत्व है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो पदार्थ का घनत्व हमने अभी फॉर्मूला बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, ऑप्शन सी है थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल अभी हमने बताया था कि वो प्रेशर कहलाता है। भार प्रति इकाई आयतन, ठीक है, भार प्रति इकाई आयतन। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। देखो, द्रव्यमान होता है मास और भार होता है वेट। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी उसको कहते हैं वेट, और द्रव्यमान मास होता है वो द्रव्यमान ही कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट है ए ऑप्शन। तो किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है, अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। इसका एसआई जो यूनिट होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सापेक्ष घनत्व क्या कहते हैं? सापेक्ष घनत्व मतलब किसी के सापेक्ष जो है वो उसे घनत्व कहेंगे। तो सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है या किसे कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व। ठीक है, पानी का घनत्व वर्सेज मतलब या पर यूनिट पदार्थ का घनत्व, पदार्थ के घटकों का घनत्व पर यूनिट पदार्थ पूर्ण पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व पर यूनिट पानी का घनत्व। ऑप्शन डी पदार्थ का घनत्व पर यूनिट तेल का घनत्व। तो सापेक्ष घनत्व कहते हैं पदार्थ का घनत्व पर यूनिट पानी का घनत्व। ठीक है, पदार्थ मतलब ऑब्जेक्ट का घनत्व, कोई भी है, ऑब्जेक्ट हो गया या सिस्टम हो गया या वो मैटर हो गया, मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में कोई भी। ठीक है, उसका घनत्व पानी के घनत्व का रेशियो जो होता है वो सापेक्ष घनत्व कहलाता है। ठीक है, किसी तरल पदार्थ या सापेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व है तथा जल के घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, सापेक्ष घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व और पर यूनिट जल का घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपेक्षिक घनत्व क्या कहलाएगा? आपेक्षित किसी पदार्थ का आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व का अनुपात पानी का घनत्व। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है पदार्थ का घनत्व इंटू पानी का घनत्व। पदार्थ का पानी का घनत्व रेशियो पदार्थ का घनत्व, या ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व रेशियो पानी का घनत्व, या
पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व और का रेशियो पानी के घनत्व के साथ। ठीक है, डेंसिटी में बस इतना ही। डेंसिटी, आशा करते हैं आपको डेंसिटी जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और बाकी जो है अभी जुड़े रहें। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें काइनेटिक थ्योरी यानी अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत क्या होता है? वो पानी उस पे चलता है, क्या नाम, गैस का सिद्धांत है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक ऊर्जा रहती है जिसमें वो आता है, क्या नाम, तो काइनेटिक एनर्जी जो अणुगति सिद्धांत होता है ये हमें बताता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं यानी अणु होते हैं या एटम होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी है, वो किस प्रकार गति करते हैं, उन पे कौन सा वो आपस में, जैसे जब वो मूव करेंगे या गैस होती है, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं या अणु होते हैं उसके, तो वो आपस में टकराते हैं और उस पर परस्पर जो क्रिया करते हैं वो हमें काइनेटिक थ्योरी के माध्यम से पता लगता है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी किस लिए यूज़ करते हैं कि जो गैस के पार्टिकल आपस में जो क्रिया करते हैं या जब वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, वो उसके बारे में पता करने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा। कणों की अधिकतम ऊर्जा किस में होती है? एक ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी मेटालॉइड, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी जो है तरल, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस किस में होती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है गैस में। गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से टकराते हैं और उसमें जो है ये ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के। और इसमें क्या होता है कि जो आकर्षण बल होता है, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत कम होता है गैस में। तभी तो गैस जो है हल्की होती है, ना दिखाई पड़ती है ना वैसे, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन ही नहीं होता। अगर अट्रैक्शन होता तो सॉलिड हो जाता, अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में तो लिक्विड हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अणुगति के सिद्धांत के अनुसार गैस में अंतराणुक अवकाश, मतलब जो डिफरेंस होता है जो पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा? सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। ठीक है, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, और गतिज ऊर्जा अधिक होती है। फलता है स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित गति से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। जब आप फ्री हैं और कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, तो आप एक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप कभी भी कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऐसे ही होते हैं गैस के पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, वह स्थिति जिसमें जो है जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कौन सी स्थिति होती है? तो ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी जो है वाष्प, है ना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस जो है वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण, मतलब जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत अधिक होता है, उस पदार्थ को कहते हैं ठोस। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, इनमें आकर्षण जो है अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है, और ठोस में अणुओं की संख्या जो है वो अणुओं की संख्या गैसों के अणुओं की संख्या से ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है। जितने पार्टिकल होंगे गैस में, है ना, उतने उससे कम, उससे ज़्यादा होंगे मतलब लिक्विड में, और उससे ज़्यादा होंगे सॉलिड में। जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, और पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो एक बॉडी फॉर्म कर लेंगे और वो बन जाएगा ठोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो गैस है, गैस में पार्टिकल गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, उसके प्रभाव में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है। गैस जब पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो उनकी संभावित जो गति होती है, मतलब स्पीड होती है मूव करने की, वो बढ़ जाती है। ये तो सही है।
ठीक है। संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ जाता है, नहीं, अंश नहीं बढ़ता है, अंश तो उतने ही रहेंगे। वितरण व्यापक हो जाता है, हाँ बिल्कुल वितरण व्यापक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में टकराते रहते हैं, इधर फ्रूली मूव करते रहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी जो वितरण वक्र होता है के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना तापमान निम्न तापमान के बीच में, हाँ जैसे निम्न तापमान के बीच में ही जितना क्षेत्रफल कवर करेंगे उतना ही तापमान मतलब वृद्धि के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि गैस में आणविक जो पार्टिकल गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव, जैसे आणविक गति बढ़ेगी तो तापमान में वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। वितरण में व्यापक हो जाता है, वितरण व्यापक हो जाता है और वितरण वक्र में तहत उतना ही क्षेत्रफल रहता है जितना निम्न तापमान में रहता है, ठीक, क्षेत्र उतना ही रहेगा। लेकिन उस क्षेत्र में अणुओं के संभावित गति की अणुओं का अंश बढ़ता नहीं है, ठीक है। उसमें जो है संभावित अणुओं के अंश जो हैं वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसीय यंत्र के परम ताप के समानुपाती होती है, ठीक है। गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं तथा वे स्वतंत्र होकर घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं को क्या कहता है, मतलब क्या करेंगे? अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं और एक दीवार पे मतलब गैस फेंक रहे हैं तो क्या होगा, अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके पार्टिकल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जो गैस के अणु जो हैं वो पात्र दीवार पर चिपक जाएंगे, या गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाना होगा, या दीवार की ओर त्वरित हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, या दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो हाँ, जब कोई गैस हम किसी दीवार पे प्रेशर से फेंकते हैं तो क्या होगा कि उनकी जो मोमेंटम होगा, जिस फ्रीली मूव करते हैं ना, उनके मोमेंटम में परिवर्तन होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा में कमी होगी नहीं, वो तो फ्रीली जितना करेंगे उतना ही दीवार से टकराने के बाद में भी उतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। और एक्सेलरेट हो जाएंगे नहीं, एक्सेलरेट भी नहीं होंगे, ठीक है। और दीवार से चिपक जाएंगे तो गैस कहीं चिपकती नहीं है, ठीक है। तो उनके संवेग में परिवर्तन होगा, मतलब मोमेंटम में परिवर्तन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस अणुगति से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है, परम शून्य, ठीक है। परम शून्य की तापमान की जो प्राप्ति होगी वो कब होगी? जब गैस का आयतन शून्य हो, है ना, जब गैस का वॉल्यूम शून्य हो, गैस का दाब शून्य हो, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। हाँ ये सही है कि परम तापमान की प्राप्ति तभी होगी जब जो है गैस एकदम जो है उनका जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पार्टिकल्स में वो शून्य हो जाए, तो फिर परम तापमान की प्राप्ति होगी, ठीक है। गैस की अणुओं के जो सिद्धांत होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों पर टकराते रहते हैं जिससे पात्र की दीवारों पर दाब लगता है, इसे ही गैसीय दाब कहते हैं। जैसे आप किसी भी उसमें गैस को स्टोर करेंगे तो वो क्या होगे, वो आपस में इधर उधर टकराते रहेंगे, गैस है ना, पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स इधर उधर टकराते रहेंगे और उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में जो होता है वो कोई भी फोर्स नहीं होता, उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं है और वो फ्रीली मूव करते हैं। गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी वो शून्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टडी विद इंट्रोवर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।